Assalamualaikum dear student teachers, parents and friends. It's me Sar Sharpa and physics my profession. Our today's topic is single phase induction motor. ये हमारा आज का टॉपिक है जो क्लास 12 का है। तो मोटर क्या होता है? व्हाट इज मोटर? मोटर कैन बी डिफाइंड एज, मोटर इस तरह डिफाइन किया जाता है मशीन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इट इज़ द रिवर्स डिफिनेशन ऑफ जनरेटर। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको इंडक्शन मोटर क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर? इट वर्क्स ऑन द एडी करंट। ये एडी करंट का एक एप्लीकेशन है, ये एडी करंट पे काम करता है। और एडी करंट कैसे पैदा होता है? एडी करंट काज्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिंकेज ऑफ द स्टेटर टू द रोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिंकेज के जरिए जो एडी करंट पैदा होती है उसका ये एप्लीकेशन, ये रिजल्ट है। ठीक है। और ये इंडक्शन मोटर इसको इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें इंडक्शन वाक़ होती है, और इंडक्शन हमेशा के लिए चेंजिंग करंट के लिए डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए ये ऐसे होता है। क्लियर? इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप देखिए ज़रा। ये जो फ्रेम आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास स्टेटर है, इसको स्टेटर कहा जाता है। ये स्टिल रहता है, ये स्टेशनरी पार्ट है, ये मोशन नहीं करता। ठीक है। दूसरा इसका जो पार्ट है जो बीच में रखा जाता है इधर, और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में नहीं होता, किसी सोर्स के साथ ये कनेक्टेड नहीं होता। ये इस तरह ये गोल शक्ल में होता है, सिलेंड्रिकल शक्ल में भी होता है, इस शक्ल में भी हो सकता है। स्क्वेरल केज, इसको स्क्वेरल केज रूटर कहा जाता है। ये रोटेटिंग पार्ट होता है। इसको अगर आप देखिए, आप सिंपल सर्कल दिखाई दे, लेकिन ये असल में इसका जो शक्ल है इस तरह है। ये इसका शेफ्ट है, इसको शेफ्ट कहा जाता है। ये शेफ्ट है। शेफ्ट क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है बाहर की तरफ। ठीक है। जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ से रिसीव करते हैं। ठीक है। किसी मतलब पानी को टैंकी पे चढ़ाना, या वॉशिंग मशीन को घुमाना, या पंखे को घुमाना, ये इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। राइट? इसको अगर आप देखें तो इसमें ये जो शेफ्ट लगा है, ये शेफ्ट, इसके साथ ये रॉड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो रॉड्स हैं ये थोड़ी स्क्यूड होते हैं। और ये स्क्यूड क्यों बनाए जाते हैं? इस तरह इसके साथ पैरेलल क्यों नहीं कनेक्ट करते इसी शक्ल में? ये स्क्यूड शोर को कम करने के लिए, ताकि मोटर जो है वो जब चले तो शोर कम पैदा करे, तो इसलिए स्क्यूड फॉर्म में बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये पिंजरे की शक्ल में होता है। पिंजरे की शक्ल में क्यों बनाया जाता है? कि इसमें एडी करंट पैदा हो आसानी के साथ। और एडी करंट एक क्लोज्ड करंट होता है, तो इसलिए इस रॉड्स के ये वाली एंड्स और ये वाली एंड कंडक्टिंग सर्कल्स के जरिए कनेक्टेड है, आपको दिखाई दे। क्लियर? अब देखिए, ये जो वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग जो कॉइल्स बनाए जाते हैं, ये स्टेटर में लगे होते हैं और ये स्टिल होते हैं। एक वाइंडिंग ये है, इसका अपोजिट ये है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी कनेक्शन ली गई है, यहाँ से वाइंडिंग बना के इधर, और यहाँ से लेके ये इधर आके न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। ये दो वाइंडिंग्स अगर आपको देख रही हैं इस ग्रीन पिन के साथ जो हमने बनाए हैं, ये भी यहाँ से इसकी कनेक्शन ली गई है। यहाँ वाइंडिंग, फिर यहाँ आके वाइंडिंग, और इसका जो दूसरा एंड है वो भी न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो सोर्स है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जो अल्टरनेशन करती है, जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहती, यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करते हैं, करंट अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं इस वेव के मुताबिक। मतलब है अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वेव पहुँचती है वो वेव इस शक्ल में होती है, इस तरह। दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब ये कॉइल या ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसलिए दोनों पे वोल्टेज सेम होता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर है? एक पॉइंट आपके जहन में बैठा दूँ कि इंडक्टर जो है, इंडक्टर में करंट और वोल्टेज जो है एक टाइम पे नहीं बनती। वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री के साथ लीडिंग करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने स्विच ऑन की, यहाँ पे वोल्टेज पहुंचा, तो करंट कब गुजरेगी? फौरन करंट यहाँ जीरो से नहीं गुजरता, बल्कि यहाँ से
कितने टाइम के लेट, T/4 टाइम लेट यहाँ करंट स्टार्ट हो जाता है इस तरह, इस तरह। ठीक है, तो इधर भी यही बात है क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस तरह। तो ये अगर वोल्टेज है, ये वोल्टेज है V ऑन दिस कॉइल इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट क्या होगा, करंट चूंकि 90 डिग्री लैगिंग करती है, तो करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इतने टाइम के बाद। इधर भी यही बात है, वोल्टेज यही है, करंट जो है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इतनी। तो जो ही हम इसे ऑन कर देते हैं तो T/4 टाइम के बाद करंट गुजरने लगता है, एक ही टाइम पे करंट इंक्रीज होता है, एक ही टाइम पे डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी मतलब जो करंट में जो अल्टरनेशन आती है वो एक ही टाइम पे आती है। तो इसलिए जो ही हम इसे ऑन कर देते तो ये नॉर्थ बन जाता है T/4 टाइम के बाद, ये भी T/4 टाइम के बाद नॉर्थ। तो इसका जो अपोजिट साइड है ये साउथ और ये भी साउथ। क्लियर, तो इस तरह ये बनता है। क्लियर, अब देखो जब T/4 टाइम गुजर जाता है, इस टाइम T/4 मजीद T/4 टाइम गुजर जाता है इस तरह, तो करंट जो है मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और वोल्टेज जो है वो 0 पे आ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब फेज में डिफरेंस है। तो वोल्टेज 0 पे आ जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट में जो नॉर्थ बनता है ये इंक्रीजिंग नॉर्थ है, मतलब है कि यहाँ पे करंट इंक्रीज होता है। कब तक, T/4 टाइम के बाद, T/4 मजीद T/4 टाइम, मतलब जो ही आप से ऑन कर देते हैं तो टाइम पीरियड के हाफ के बाद यहाँ पे जो नॉर्थ है वो मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम करंट गुजरने लगता है। जब मैक्सिमम करंट गुजरने लगता है तो यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्थ बन जाता है इस तरह, ये इंक्रीजिंग साउथ। क्लियर हुई बात। तो क्या होता है, याद रखिएगा कि जब भी किसी, अगर एक इंडक्टर हम इस तरह लेते हैं, ये हमारे पास इंडक्टर, इसमें हम करंट इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बनता है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास हम फ्लक्स को इंक्रीज कर देते हैं इस तरह, तो अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर पड़ा हो तो कंडक्टर लेंज लॉ के मुताबिक इस इंक्रीज इन द फ्लक्स जो है इसकी पोजीशन करेगी, अपोज करेगी। तो यहाँ पे जो नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ बनेगी, यानी रूटर में भी नॉर्थ बनता है इस पार्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, ये लेंज लॉ के मुताबिक होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस रूटर में से गुजरता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह है, ये इसी डायरेक्शन में इस तरह। फिर इस तरह क्या होता है कि अपना पोलरिटी चेंज कर देता है, वोल्टेज इस तरह आ जाता है, तो ये करंट डिक्रीज हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि ये वाला साइड साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता है, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में हो। तो अगर आप देखें फिर इसके बाद क्या होता है, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है वो एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है, देखिए इसी डायरेक्शन में होता है, फिर इसी डायरेक्शन में, फिर इसी डायरेक्शन में, फिर इसी डायरेक्शन में, एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है इसी डायरेक्शन इस तरह। तो याद रखिए ये रोटर नहीं घूमता, ये नहीं घूमेगा, क्योंकि रोटर को घुमाने के लिए हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, अल्टरनेटिंग या फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चाहिए। हमारे पास RMF चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने इस रोटर को घुमाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग बनाना पड़ेगा। तो रोटेटिंग बनाने के लिए क्या बात जरूरी है, देखिए
रोटेटिंग तब होगी जब यहाँ पे करंट और यहाँ पे जो करंट है इसकी फेज में चेंज आ जाए। मतलब अगर यहाँ पे करंट का जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचता है तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इस तरह फेज में जब चेंज आ जाए तो फिर क्या होगा, फ्लक्स इसी डायरेक्शन में बनेगी, फिर इसी डायरेक्शन में बनेगी, फिर इसी डायरेक्शन में, फिर इसी डायरेक्शन। तो इसलिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्लियर हुई बात? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये रोल हमारे पास कैपेसिटर प्ले कर देता है। हम ऐसा करेंगे कि इस वाइंडिंग के साथ सीरीज में यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर का रोल क्या होता है, देखिए ये तो इधर हम कैपेसिटर लगाते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर है। अब देखो कैपेसिटर का रोल मैं बताता हूँ, कैपेसिटर का रोल क्या है। ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। हर एक मोटर के लिए इसकी अलग-अलग वैल्यू होती है, जैसा कि सीलिंग फैन के लिए 2.5 माइक्रोफैराड होता है। इस तरह वाटर पंप छोटे जो होते हैं, हाफ हार्स पावर जो होते हैं, उसके लिए 3 माइक्रोफैराड वगैरह वगैरह चाहिए। तो ऐसा होता है देखिए कि इंडक्टर में ऐसा होता है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग करता है 90 एंगल के साथ और करंट 90 एंगल के बाद बनता है। मतलब T/4 टाइम, यानी टाइम पीरियड के 1/4 के बाद करंट गुजरने लगता है। कैपेसिटर का काम क्या है, देखिए कैपेसिटर को अगर यही करंट यही सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाए तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, इधर मैं समझाता हूँ, आप देखिए जरा। देखिए जब कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाए इस तरह एसी के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर हमने अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर ये इस पे हमारे टॉपिक्स मौजूद है, आप वीडियोस देख सकते हैं। कैपेसिटर का ये काम है कि जब इस पे आप इसे ऑन कर देते, कनेक्ट किया जाता है, तो वोल्टेज जब बनता है इस तरह, ये वोल्टेज है जो हमने सप्लाई किया अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज फौरन नहीं होता, नहीं बनता, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है वो कुछ टाइम के बाद इस वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। तो पहले क्या होता है, पहले करंट गुजरने लगता है। यहाँ पे पहले वोल्टेज बनता है बाद में करंट, यहाँ पे पहले करंट बनते हैं बाद में वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज इस तरह 0 से स्टार्ट होता है तो मतलब है कि इब्तिदा में करंट मैक्सिमम होता है इसमें, जिसे ऑन किया फौरन मैक्सिमम करंट, फिर करंट आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, जब वोल्टेज इसके बराबर हो जाता है तो यहाँ पे करंट खत्म हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो करंट यहाँ पे लीडिंग करता है इस तरह, ये जो आपको दिखाई दे रही ये अगर वोल्टेज है V = V, कैपेसिटर की जो वोल्टेज V0 sin ω/t अगर वोल्टेज है तो ये जो करंट है ये लीडिंग कर रहा है। देखिए ये मैक्सिमम से शुरू हुआ, ये 0 से शुरू हुआ, ठीक है। तो I करंट जो हमारे पास है कैपेसिटर से जो गुजरता है I0 sin ω/t + 90 डिग्री, यहाँ पे करंट क्या है -90 डिग्री। लेकिन अगर आप देखें ये कैपेसिटर इस इंडक्टर्स या इन वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा है, तो सीरीज में क्या होता है, देखिए अब ऐसा होगा कि इंडक्टर करंट को क्या करेगा, बैक पुश करेगा। मतलब ये चाहता है कि पहले वोल्टेज बने 90 एंगल के बाद या T/4 टाइम के बाद करंट बने। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि नहीं पहले करंट गुजारना चाहिए बाद में वोल्टेज बनना चाहिए। तो इसलिए दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कुछ इस तरह होता है। अगर कैपेसिटर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो देखिए इसमें इस तरह होता है कि हम दोनों को स्टडी करेंगे। देखिए ये हमारे पास वोल्टेज है, क्लियर, ये तो वोल्टेज है, ये तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों को एक ही टाइम पे प्रोवाइड हो जाता है। अब देखो कैपेसिटर करंट क्या होता है, कैपेसिटर करंट यहां से स्टार्ट होना चाहते हैं, मतलब T/4 टाइम पहले यहां से स्टार्ट होना चाहता है। ये हमारे पास कौन सा करंट है, ये कैपेसिटर का करंट है, IC कैपेसिटर का करंट है।
इंडक्टर क्या चाहता है, इंडक्टर चाहता है कि करंट लेट स्टार्ट हो, मतलब अगर वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो तो करंट यहां से स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह, इस तरह। ये हमारे पास आई एल है, मतलब इंडक्टर करंट है। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि ये करंट को, कैपेसिटर जो है करंट को इस तरफ खींच रहा है और इंडक्टर इसको इस तरफ खींच रहा है। मतलब ये चाहता है कि T/4 टाइम पहले स्टार्ट हो, इंडक्टर चाहता है कि T/4 टाइम बाद में स्टार्ट हो। तो इसलिए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि वोल्टेज ही के साथ स्टार्ट हो जाता है, ये इस तरह। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है। तो ये हमारे पास ILC है, मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट का जो करंट है वो ये है, ये वोल्टेज ही के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब इसका इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट कुछ इस तरह है। यहाँ पे तो बिल्कुल यही, इसके लिए ये मेन वाइंडिंग जो है, ये अब मेन वाइंडिंग है, जिस वाइंडिंग के साथ हमने कैपेसिटर कनेक्ट की सीरीज में, ये अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम है रूटर को धक्का देना, स्टार्ट करना, सेल्फ स्टार्ट बनाना। क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत है। और कैपेसिटर जिस वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम है इसको धक्का देना, ठीक है। तो देखिए अब ये किस तरह काम करेगी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे जो करंट गुजरता है, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में है। मतलब जो करंट है अब वो है I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है I0 sin ओमेगा टी -90, मतलब यहाँ पे करंट T/4 टाइम के बाद बनेगा, और यहाँ पे मतलब कितने टाइम, T = T/4, और यहाँ पे T = 0। मतलब जो ही आप इसे ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे करंट गुजारने के लिए इतना टाइम चाहिए होती है, और यहाँ पे जो है जो ही इसे ऑन किया जाता है तो करंट गुजरने लगता है। तो यहाँ पे बनता है नॉर्थ और इंक्रीजिंग नॉर्थ। तो T/4 टाइम के बाद यहाँ पे नॉर्थ स्टार्ट हो जाता है, और T/4 टाइम के बाद ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे मतलब अगर आप स्टार्ट में देखें तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ होता है, इधर कुछ नहीं होता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये डायरेक्शन है। फिर इसके बाद जब ये मैक्सिमम पे पहुंचता है, कांस्टेंट हो जाता है ये और ये, तो यहाँ पे नॉर्थ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो जाती है। क्या, यहाँ पे जब ये मैक्सिमम हो जाता है, एन हो जाता है, एन, तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, क्लियर। जब ये मतलब पहले ये नॉर्थ बनता है, इधर साउथ बनता है, फिर इसके बाद नॉर्थ, ये साउथ, फिर ये साउथ, ये नॉर्थ, ये, लेकिन इसके बाद ये अपना पोलरिटी चेंज कर देता है। तो मतलब है कि पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो इसी डायरेक्शन में था, जब यहाँ पे नॉर्थ था, नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, क्लियर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्लियर। इसके बाद ऐसा होता है कि यहाँ पे साउथ ये पोलरिटी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अब इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर आप देखें तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पहले इस डायरेक्शन में था, अब क्या हुआ, फ्लक्चुएटिंग अब नहीं है, अब ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो पहले इस तरह था मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया, ठीक है। इसके मतलब पहले ऐसे, अब इस तरह, इसके बाद क्या होता है, इस तरह हो जाता है, फिर इस तरह। तो मतलब है ये कांस्टेंटली
रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। ठीक है, पहले इस तरह, फिर क्या हुआ, इस तरह था, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना। ठीक है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह। तो ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे एडी करंट पैदा करेगा। कैसी एडी करंट, देखिए ये अगर हम इस तरह कंसीडर कर दें, ये स्क्वायरल केज, इसके जो रॉड्स है, हम इसे कंसीडर कर दें इस तरह, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रोटेशन कर रहा है इस तरह, समझ आ रही है ना, इस तरह। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड्स को काट रहे हैं, या ये जो रॉड्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहे हैं। तो ये जब काट रहे हैं तो क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, पहले इस तरह होता है, ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक, तो इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एडी करंट पैदा होती है। ये एडी करंट है, एडी करंट इन रॉड्स में, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एडी करंट होता है। तो यही एडी करंट क्या करेगा, एडी करंट लेंज लॉ के मुताबिक एक ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी ताकि उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिशन करेगी। समझ आ रही है ना, ये अपोजिशन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में ये तो घूमता है, इस तरह घूमता है, इस तरह, तो इसके पीछे पीछे ये भाग जाता है, घूमता है घूमता है घूमता है, उसको कैचअप करने के लिए, कैचअप करने के लिए मतलब ये जो फ्लक्स उससे चेंज हो रही है इस केज में से, इस रूटर में से, ये चेंज होने नहीं देता, ये चाहता है कि उसके साथ ही घूमे इकट्ठे। मतलब है अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह रोटेट कर रहा हो तो ये जो केज होता है, ये जो रूटर होता है, ये उसके साथ, मतलब ये चाहता है कि रूटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ये लेंज लॉ चाहता है। ठीक है, तो इसलिए जब ये घूमता है तो ये उसके पीछे 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 भागता है ताकि उसको कैचअप कर दे, पकड़ ले और उसके साथ ही घूमे इस तरह। लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये हाई स्पीड के साथ घूमता है। ये मैग्नेटिक फील्ड पहले जाता है, पहले घूमता है, इसके बाद ये उसको कैचअप करने के लिए, पकड़ने के लिए इसे उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन ये कभी उसे नहीं पकड़ पाता। ठीक है, अगर पकड़ पाए तो क्या होगा, फिर देयर विल बी नो एडी करंट एंड इट विल स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है, इस पर लोड होता है, लोड की वजह से, इनर्शिया की वजह से उतनी स्पीड के साथ नहीं घूम सकता। तो इसलिए ये हमेशा के लिए घूमता है, जब तक ये कनेक्टेड हो, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई हो, तो ये कभी नहीं रोकता। क्लियर हुई। इसका जो स्पीड है, स्पीड को हम कैसे, इसका स्पीड का फार्मूला क्या है, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 n/f डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ये 120 कांस्टेंट है, f जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है हमारी बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 है, और नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे 4 है, 4 पोल्स, तो ये 30, और ये राउंड्स पर मिनट इसका फार्मूला है। तो ये 1500 राउंड्स पर मिनट है। लेकिन ये जो स्पीड है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है, इसलिए ये जो रोटर घूमता है, रोटर का जो स्पीड है रोटेशनल, रोटर स्पीड वो इससे कम होगा, इज लेस देन 155 राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट।
इससे कम मतलब 1400 होगा या 1440 होगा वगैरह वगैरह। ये हमारा आज का टॉपिक था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन आपका अगर कोई हो तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।